Good morning student. Today we are going to start new chapter रूरल डेवलपमेंट. ये जो चैप्टर है ये सेकेंड बुक का चैप्टर है. सेकेंड बुक का मतलब इंडियन इकोनॉमी का. ये इंडियन इकोनॉमी का 7th चैप्टर है. और इस चैप्टर्स को आज हम लोग देखेंगे, इसकी छोटी छोटी चीज़ें कि कैसे ये चैप्टर्स स्टार्ट हुआ, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं. तो सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट को लेते हैं. ये जो चैप्टर है टोटली रूरल डेवलपमेंट पे बेस्ड है. और इसको अगर हम रूरल डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में रूरल डेवलपमेंट है क्या, तो हम लोग देखते हैं कि रूरल डेवलपमेंट मीन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया. रूरल एरिया के लिए जो सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन दोनों के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, जो एक्शन प्लान बनते हैं, उन एक्शन प्लान को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट. तो रूरल डेवलपमेंट के जब एक्शन प्लान बनाया जाता है तो वी रिक्वायर टू प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होती है. उन टू प्रिंसिपल्स के कुछ पॉइंट्स हैं. तो एक वो जब प्रिंसिपल्स को हम लेते हैं तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लिंगरिंग चैलेंज एंड सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इमर्जिंग चैलेंज. तो टू टाइप के चैलेंज हमारे सामने आते हैं एक्शन प्लान बनाने में. तो फर्स्ट जो चैलेंज है लिंगरिंग चैलेंज. लिंगरिंग इसको कई लोग स्लो चैलेंज कहते हैं. ये ऐसा चैलेंज है जो बहुत लॉन्ग टर्म से हमारे सामने आता चला जा रहा है और इसको धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश की जा रही. तो सबसे पहले चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, कि रूरल क्रेडिट को हम कैसे सही करेंगे. रूरल क्रेडिट की जो सिचुएशन है हमारी कंट्री में, उसको रूरल क्रेडिट का मतलब ही है कि क्रेडिट फॉर द पीपुल ऑफ विलेज एरिया और क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर लैंड. जो एग्रीकल्चर लैंड है, फार्मर्स हैं, इनके लिए जो क्रेडिट्स की एबिलिटी है, उस एबिलिटी को लेकर इसमें डिस्कशन होगा. सेकेंड है चैलेंज ऑफ द रूरल मार्केटिंग. जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर मार्केटिंग की सिचुएशन कैसी है, किस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए, जैसी रियल में रिक्वायर्ड मार्केटिंग है वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, उस बात को भी प्लान में शामिल किया जाता है, उस बात पर भी डिस्कस किया जाता है. फिर थर्ड है जो अदर हैं वो इमर्जिंग चैलेंज की सिचुएशन में आते हैं. तो एक है एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड अदर देन द फार्मिंग. कह रहा कि एक्चुअल में क्या है, जो विलेज एरिया है, विलेज एरिया में जनरली पीपुल्स अबाउट 70% पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही इंगेज है. तो ये जो 70% या उससे ज़्यादा लोग हैं, तो इनके लिए कुछ अदर भी सोर्स है, अदर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के अलावा भी उनको बहुत सारे ऐसे एरिया मिलने चाहिए जहां वो क्या कर सकें, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, इनकम जनरेट कर सकें और इकोनॉमिक कंडीशंस को ग्रो कर सकें, इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर अप कर सकें. तो वो कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर चैलेंजेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. आज की जो न्यू टाइम है, नई इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा है. ऑर्गेनिक जितने भी एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है. तो ये जो इतनी ज़्यादा डिमांड है, इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, रूरल पीपल्स को भी मिलना चाहिए. तो रूरल पीपल इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इसको ग्रो अप कर सकते हैं, तो ये डिस्कशन हम लोग करेंगे. तो हम सबसे पहले इसी में जाते हैं और इसके देखते हैं कि जो लिंगरिंग चैलेंज है रूरल डेवलपमेंट के, तो लिंगरिंग चैलेंज में है क्या क्या है और किस तरह से ये लिंगरिंग चैलेंज हमारे सामने आता है. तो सबसे पहला लिंगरिंग चैलेंज है चैलेंज ऑफ द रूरल क्रेडिट. तो रूरल क्रेडिट के बारे में ही अब इस यानी कि टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला रूरल क्रेडिट, आप सभी को पता होगा कि इंडिया की जो सिचुएशन है रूरल क्रेडिट की बहुत पुअर है. इंडिया के ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं दे बिलोंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वो पुअर सेक्शन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. उनकी जो जनरली क्रेडिट नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती. क्योंकि फुलफिल इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि उनके लिए सही से प्रोविजंस बनाए ही नहीं गए कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको वो पूरा कर सकें. दूसरी चीज़ इसलिए भी नहीं हो पाती कि जो सोइंग पीरियड होता है और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग पीरियड है, इसमें एक बिग गैप होता है और इस गैप के कारण भी कई बार इनको आसानी से क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती. क्योंकि इनकी जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव दोनों होती है. प्रोडक्टिव तो इसलिए होती है कि हमको सीड्स परचेज करना है, हमको फर्टिलाइजर्स परचेज करने हैं, हमको पेस्टिसाइड्स परचेज करना है. इस तरह की जो नीड्स हैं वो तो एक जनरल नीड्स होती है जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज होती हैं.
फिर इनकी इनकम लेवल इतना कम हो कि इनको बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एक्सपेंसेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिब्रेशंस, तमाम तरह के सेलिब्रेशन में एक्सपेंस करना, फेस्टिवल्स में एक्सपेंस करना, इसके लिए नॉन प्रोडक्टिव टास्क के लिए भी इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? क्रेडिट की ज़रूरत होती है। तो ये जो क्रेडिट है, इनको 3 तरह की क्रेडिट की ज़रूरत होती है। एक को शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं, दूसरे को मीडियम टर्म क्रेडिट कहते हैं, और तीसरे को लॉन्ग टर्म क्रेडिट कहते हैं। आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि एक क्रेडिट किस लिए चाहिए? शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के साथ में जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट है, ये बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स, जैसे लाइक सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, ऐसे बहुत सारे जो फार्मर्स की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं इनके लिए। और ऐसे जो वो रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट की, ये 6 to 12 मंथ के लिए होती है। इसलिए जब फार्मर से लेता है तो एक क्रॉप्स को प्रोड्यूस करके नेक्स्ट क्रॉप में उसको रिटर्न कर देता है। तो ये छोटी रिक्वायरमेंट होती है, ये प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट भी है उसकी, और इसलिए भी इसके लिए इसको ज़रूरत होती है। तो इसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 12 मंथ के लिए ही रिक्वायरमेंट रहती है। सेकेंड जो होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम टर्म क्रेडिट। जो मीडियम टर्म क्रेडिट होती है वो किसके लिए होती है? कि परचेज ऑफ मशीनरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मशीनरी उनकी परचेज करना हो, वेल यानी डिगिंग ऑफ वेल, कुआं खुदाई करना हो, उसके लिए इसकी ज़रूरत होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेज, यानी कि बहुत आजकल तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो कि लोगों को क्या करना पड़ा, अपने खेतों के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको सिक्योर करने के लिए फेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो फेंसिंग लगाने के लिए भी इसको हमें इस तरह की ये ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक सबसे मेन है, इसलिए भी हमें तो ऐसे जो लोन होते हैं या ऐसे जो क्रेडिट होते हैं, ये 12 मंथ to 5 ईयर के लिए होते हैं। ऐसे तो जब 12 मंथ से लेकर 5 ईयर के बीच के हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हम क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी क्रेडिट को हम मीडियम टर्म क्रेडिट के नाम से जानते हैं। थर्ड वन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होती है, ये जनरली किसके लिए? परचेज ऑफ दी एडिशनल लैंड। एडिशनल फार्मर्स के पास लैंड होती है, वो और लैंड परचेज करना चाह रहा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, तो एडिशनल लैंड परचेज करना चाह रहा, उसके लिए इस तरह के क्रेडिट की उसके रिक्वायरमेंट होती है। फिर कैरिंग ऑफ परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड। जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसमें अगर परमानेंट वो इम्प्रूव करना चाह रहा तो उसको काफ़ी दिनों तक वो छोड़ता है, उसमें प्रोडक्शन नहीं करता, तमाम तरह के उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इन चीज़ों के लिए भी इसको चाहिए। तो ऐसे जो लोन होते हैं वो 6 ईयर से लेकर के 20 ईयर के बीच के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के लोन को हम लोग लॉन्ग टर्म की लोन की कैटेगरी में लाते हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म तो 6 मंथ से 12 मंथ के बीच के लिए लोन हो जाते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट जो 6 मंथ से 12 मंथ के बीच में फुल करके उसको रिटर्न कर सकते हैं। ये 12 मंथ से लेकर के कहाँ तक इसकी 5 ईयर तक होता है, और ये 6 ईयर यानी 5 ईयर से बाद से लेकर 20 ईयर तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट होती है फार्मर्स की, इनको फुलफिल करने के लिए तमाम तरह के एरिया से ये लोन या क्रेडिट लेता है। तो ये क्रेडिट लेकर के ये अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। मैंने पहले ही बताया कि ये रिक्वायरमेंट जो क्रेडिट की, ये प्रोडक्टिव भी होती है और इट इज आल्सो नॉन प्रोडक्टिव। कई बार कैसी होती है? नॉन प्रोडक्टिव भी होती है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव तो सिचुएशनल होती है, कि जब ज़रूरत होती है जिस तरह की उस तरह की वो क्रेडिट की डिमांड करता है। तो ये एक्चुअल में क्रेडिट लेता कहाँ से? सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट एक्चुअल में हैं कौन कौन से, कहाँ से ये यानी रूरल क्रेडिट को करता है? तो जब भी हम लोग पिछले ही क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि मेनली 2 सोर्सेज होते हैं रूरल क्रेडिट के। एक को हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरे को क्या बोलते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले, क्योंकि सबसे एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स को ही ले लें, तो आप देखेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल में लैंडलॉर्ड से अगर लेते हैं, विलेज ट्रेडर से लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज्ड नहीं होते हैं, जो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ऐसे जो सोर्स होते हैं इनको नॉन इंस्टीट्यूशनल कहते हैं।
ये हाई इंटरेस्ट रेट उनमें करते हैं, यानी करते हैं, चार्ज करते हैं। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, तमाम तरह के अदर जो प्रोविजंस हैं वो फार्मर्स के कर देते हैं, जिससे उनके बर्डन को और इंक्रीज कर दें। जब फर्स्ट यानी फ्रीडम के बाद जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, उस समय हमारी कंट्री में 93% जो पुअर पीपल थे, विलेज पीपल थे, फार्मर्स थे, वो 93% क्रेडिट इन्हीं लोगों से लिया करते थे। लैंडलॉर्ड से लेते थे, विलेज ट्रेडर से लेते थे, या मनी लेंडर से लेते थे। तो ऐसे ही लोगों से ये लिया करते थे, और ये बड़ी ख़राब सिचुएशन इंडिया की हुआ करती थी। बाद में इसमें थोड़े से चेंजेज आते चले गए, और आज ये सिचुएशन अबाउट 34% के आसपास है। 34% और उससे भी कम है। तो 34% के आसपास आज ये धीरे धीरे चेंज हो गया, और 34% पीपुल इसमें डिपेंड है। तो ये तो वो सिचुएशन थी जो धीरे धीरे 1981 के बाद ये ज़्यादा चेंज हुई है। फिर इसके बाद इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? तो ये इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज होते हैं, इनको हम लोग यानी कि इसको गवर्नमेंट के द्वारा लोन मिले, कोऑपरेटिव्स के द्वारा मिले, कमर्शियल बैंक के द्वारा मिले, या रीजनल रूरल बैंक के द्वारा मिले। तो ये बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं जिससे ये लोन हमें मिलता है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके लिखा हुआ है कि जो भी हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो कौन है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, फिर कमर्शियल बैंक हैं, फिर रीजनल रूरल बैंक हैं, नाबार्ड हैं। ये सब के सब वो एरिया हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज्ड हैं। इनको एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है जो एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं फार्मर से, और उनको क्रेडिट की एबिलिटी कराते हैं। धीरे धीरे ये आपको शुरू में बताया कि जब 93% जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो रूरल क्रेडिट कहाँ से मिलता था? फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो फिर 93% यहाँ से मिल रहा, तो 7% ही बचा जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के रूप में हमें मिलता था। यानी 7% ही फार्मर जो हमारी कंट्री के होते थे या रूरल पीपुल्स होते थे, वो केवल इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस का यूज करते थे। बाकी सबके सब किसको करते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल। लेकिन धीरे धीरे आते आते अब जो प्रेजेंट 5 ईयर प्लान है, इस समय ये हम लोग यहाँ कितने पहुँच गए? 66%। 66% हम लोग कहाँ से क्रेडिट लेते हैं? वो है इंस्टीट्यूशनल से। तो इंस्टीट्यूशन से तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। इंस्टीट्यूशन में भी हम देखें, जितना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से आता है उनमें से हम कितना अबाउट 15% किससे मिलता है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से। फिर 75% है वो कमर्शियल बैंक से मिलता है। उसके बाद जो अदर पार्ट है वो हमें किससे मिलता है? रीजनल रूरल बैंक हो सकती हैं, नाबार्ड हो सकते हैं, इससे हम लोग इसको गेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि इसको जनरली बोला जाता है कि 15%, लेकिन ये धीरे धीरे अब अगर हम लोग 2019 या 20 की बात करें तो ये बढ़कर के 16 to 17% हो गया, और ये लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा। तो कहीं ना कहीं तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जिसको कहा जाता है, तो ये क्रेडिट सोसाइटी होती है जो लोगों को लेस इंटरेस्ट रेट में क्या प्रोवाइड करती हैं? रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती हैं, और ये तमाम तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। इसका सबसे मेन क्या होता है कि फार्मर्स को ये ज़्यादा हेल्प करती हैं, जिससे फार्मर क्या कर सके? ज़्यादा लोन ले करके इसको अपने आप को ग्रो कर सके, और ज़्यादा उसको रूरल क्रेडिट मिल सके। ऐसे ही इसका मेन दूसरा मोटो होता है कि मनी लेंडर्स को एलिमिनेट करती है, मनी लेंडर्स को अपने उससे हटाती है, जिससे मनी लेंडर्स का जो पीपल्स पे, फार्मर्स पे इम्पैक्ट था वो ख़त्म किया जा सके। फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे एक रीजन से दूसरे तीसरे रीजन तक पहुंचाती हैं, फिर उसके बाद विलेज लेवल पर पहुंचाती है। तो धीरे धीरे अपने एरिया के लगातार क्या करती चली जा रही हैं? इंक्रीज करती चली जा रही हैं। और ये ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल प्रोग्राम चलाती हैं, जिससे उनको लिटरेट करती हैं, उनको रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इसी तरह फिर सेकंड क्या होता है, जिसको हम लोग कमर्शियल बैंक कहते हैं। इसमें सबसे लीडिंग बैंक क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर जो कमर्शियल बैंक हैं, ये 1955 के बाद से लगातार
इसके लिए करती चली जा रही है और धीरे धीरे इनके ब्रांच बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि टोटल का 75% के आसपास जो वो क्रेडिट है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सबको तमाम तरह के क्रेडिट कार्ड, जिसको किसान KCC बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सब से ये सब तक पहुंचाती हैं और इस तरह से इसको आसानी से लोगों को क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो जाती है। ऐसे रीजनल रूरल बैंक है जिसको लैंड डेवलपमेंट बैंक के भी नाम से जाना जाता है, भूमि विकास बैंक इसको नाम जाना जाता है। ये भी हमारी कंट्री में इसको सेटअप किया गया था। इसका भी मेन मोटो था कि फार्मर्स को ढूंढकर, जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करना, उनको इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करना, जिससे वो फोकस कर सकें प्रोडक्शंस में, उनको सीड्स प्रोवाइड करने के लिए, तमाम तरह की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इस तरह के हेल्प करना। ऐसे नाबार्ड है, नाबार्ड तो वैसे भी सबको पता है कि नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका फॉर्मेशन भी हमारी कंट्री में इसलिए हुआ था कि अपेक्स बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल हैंडलिंग पॉलिसी, इसको इंस्टीट्यूशनल हैंडलिंग जो पॉलिसी था किसके लिए, फॉर द रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए अपेक्स बॉडी के रूप में इसको जाना जाता है। ये रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है, रूरल एरिया में जाके उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसका सबसे मेन रहता है कि फंडिंग एजेंसी के रूप में ये काम करती है और क्रेडिट प्रोवाइड करती है रूरल एरिया को। ये इसके साथ इसके बहुत सारे और भी हैं कि इम्प्रूव करती है क्रेडिट फैसिलिटीज़ को, सिस्टम्स को देखती है कि लोगों को कैसे से आसानी से मिल सके। और ये कमर्शियल बैंक के साथ भी मिल करके इस तरह के करती है, ये कोऑर्डिनेट भी करती है तमाम तरह के फाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज़ होती है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड फार्मर्स, उनके बीच की भी एक्टिविटी को ये सॉल्व करने के, उनके बीच को भी ये करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से ये सब के सब इनके रोल होते हैं, जिससे इसको क्या किया जा सकता है। तो इसको एक क्रिटिकल अप्रोच भी रहता है, बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। और हम लोग देखेंगे रूरल जो डेवलपमेंट इंडिया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये वो उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाया जिस लेवल पे इसको डेवलप होना चाहिए। हमारी कंट्री में हम लोग देखेंगे इसको कि इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म आज भी लोगों की कहीं ना कहीं 30%, मोर देन 30% और अप्रॉक्स 34% पीपल्स जो हैं वो आज भी किस में डिपेंड हैं, पूरी तरह से वहीं पर डिपेंड है कि आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल एरिया से ही लोन को गेन करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारी कंट्री के लिए है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बैंक क्रेडिट है इंस्टीट्यूशनल है, ये चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए कि जो पूरा फार्मर्स हैं हमारी कंट्री में, जो फार्मर्स हैं उसमें से 70 से 80% फार्मर्स के यहाँ पुअर हैं, उनके पास लैक ऑफ कोलेट्रल होता है। जब कोलेट्रल की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो उनको लोन आसानी से अवेलेबल भी नहीं हो पाता। एग्रीकल्चर अनसर्टेन सिचुएशन होती है, इसलिए बैंक वगैरह को गवर्नमेंट ज़रूर प्रेशराइज करती है, लेकिन बैंक अपने आप को इस तरह के लोन देने से बचने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये लोन आसानी से रिपे नहीं हो जा पाएगा। कमर्शियल बैंक इस तरह से वो उनके साथ में कोलैबोरेशन भी नहीं करती, उनको इंकरेज भी नहीं करते और कहीं ना कहीं फार्मर्स को डिस्करेज करती रहती हैं इस तरह के लोन देने से और उनको लेने से। तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारी कंट्री में है कि रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट का। तो आज हम लोगों ने इसको जो इसका पहला पार्ट पढ़ा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग का क्या चैलेंज है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको देखकर उसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।